बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें और जो भी फैसले हैं वो इंसाफ पर मबनी हो गए। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की हिरासत को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है, जबकि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नामजद कर दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मौजूदा हुकूमत पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि नैब को जो है मौजूदा हुकूमत ने मज़ीद मजबूत किया है। ये नैब का तो एक मामला चल रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से काफ़ी तवील अरसे से, लेकिन मैं उसमें एक तो बात ही कहूँ कि वो जो वर्किंग ग्रुप है उनकी राय है, वो उनकी राय सामने आई है और वो उसके ऊपर जो है वो आज ओन चौधरी साहब ने उसका जवाब दिया। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये अदालत में जो मखसूस नशिस्तों वाला ये लोकल पॉलिटिक्स तो अब ये तो अब सवाल ये है कि ये जो बहस है अदालत में, कानूनी बहस, ये बड़ी दिलचस्प है। कानून जो है वो ये कहता है कि दोनों आ रहा, इंसाफ और कानून के दरमियान बहस हो रही। तो कानून ये कहता है कि टांग टूटी हुई है, एक आदमी की टांग टूटी हुई है कानून के मुताबिक, तो वो कानून की जो दलील है वो अपनी जगह मजबूत है। जो इंसाफ की दलील है वो ये राय है कि ये पता तो करेंगे टांग तोड़ी किसने है ये टांग टूटी तो हुई है, लेकिन इंसाफ तो ये है कि ये भी तो पता करें। तो बहस असल में ये हो रही है, दोनों जो है ना वो मतलब बातें अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। एक बात ये कि टांग टूटी हुई है और इसके ऊपर आइन कहता है कि टांग टूटी हुई है। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि ये चेक तो करें कि ये टांग टूटी कैसे है, ये तोड़ी गई है, इस पर हथौड़ा मारा गया है, ये फिसला है, ये बचपन से ही एक टांग का आदमी पैदा हुआ था, तो भाई ये बहस है। तो अब देखें इसके ऊपर कौन सी राय प्रिवेल करती है। ये तय हो गया कि टांग टूटी हुई है, बस ये है, ये इस पर कोई दो आरा नहीं है कि टांग टूटी हुई है बस। तो अब जो भी फैसला आएगा वो देखते हैं कि वो किस तरफ जाता है मामला। अरेंजमेंट जो है ना, देखें मैं ये क्यों बात कहता हूँ अरेंजमेंट और इसको मैं हुकूमत क्यों नहीं कहता। पहली बात ये देखें कि मैंने आज अच्छा इनकी आरा भी चूँकि एक दूसरे से काफ़ी ज़ाहिर है, मतलब मैं पार्टीज़ के अंदर की बात सियासत नहीं करना चाहता, उनकी मुख्तलिफ आरा हैं मुस्लिम लीग नून में, और जैसे तहरीक इंसाफ में बेशुमार आरा हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़ी अजीब सी बात है। मैंने इनसे ये पूछा आज इनके कुछ लोगों से, तो दो राय सामने आई, तो अगर इसमें कोई मुसद्दिका उनकी कोई तीसरी अगर उनका बात आ जाए तो वो हम कल बयान कर देंगे। मैंने उनसे ये पूछा कि बजट नवाज शरीफ साहब से आपने डिस्कस किया? ये बजट जो है, ये हुकूमत जो है ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पे जीते हैं सारे और उनके वज़ीर आज़म हैं। तो ये 200 अरब के जो टैक्सेस हैं, इजाफी टैक्सेस, जो पहले बजट पेश करने से आखिरी बजट पे, यानी आप ज़रा तसव्वुर करें कि जो आदमी, अच्छा अजब सा एक मामला है, मतलब किसी ने कोई टिकट बुक करवाया ना बस का या किसी, तो एक दिन पहले बुक करा लिया या 2 दिन पहले उसने बुक करा लिया कि भाई मैं 2 तारीख को 3 तारीख को, उसने दे दिए पैसे। अब वो जो ट्रैवल करने जा रहा है तो उससे पैसे मांगे, मतलब एक जो है ना यहाँ पर कुछ सर पैर ही नहीं है कि वो नाफिज हो गया दरमियान में, उनको पता नहीं था, वो जनाब वो जो है वो ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, और वो जो है वो बाज़ारों में जाएं तो एकदम से कीमतें जो हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे क्योंकि हर शख्स ये कह रहा है कि आपको पता नहीं बजट में ये हो गया, और लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। क्योंकि जब ये कह रहे हैं ना कि मतलब FBR टारगेट अपना अचीव करेगा, तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके नतीजे में कोई यहाँ पे कोई बड़ी फतूहात के झंडे गाड़े जाएंगे। मतलब FBR टारगेट वसूल अपने करेगा, 1.7 खरब के टैक्सेस लेगा लोगों से, तो अपने मतलब इंशाल्लाह FBR अपना टारगेट हर सूरत पूरा, यानी लोगों भाई आपने यानी अजीब से, और इतना उसके ऊपर जो मैं पहले भी बात कह रहा हूँ कि यानी ऐसा होता ही। अच्छा ये आप देखें कितनी अजीब सी बात है कि
यानी ये तमाम शख्सियात जो हैं, ये TADA, ये पार्लियामेंट लॉजेस, ये ईवान, बाकी सारे बड़े बड़े ईवान, पूरे एलीट, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, दफातर, गाड़ियाँ, पेट्रोल, खर्चे, ये सारा कुछ जो है, किस कदर ये अजीब सी बात है कि ये जो है, ये इसका ख़र्चा जो एक आम गरीब आदमी है उसके ऊपर टैक्स डाल के, ये इनके जहाज़ों के किराए, तस्वीरें उतर रही हैं, ये हो रहा है, वो, इनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि इस मरहले पे हम सिर्फ इतना करते हैं कि हम अपने खर्चे को मतलब बढ़ाते हैं ना, कम से कम मतलब कहते हैं कि यार काफ़ी है, बस इतना काफ़ी है ना, उसको और बढ़ा दिया। तो ये जो है ना, ये उसके नतीजे में, तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं उनको नहीं बताया। मैंने कहा कैसे नहीं बताया? अच्छा, एक वज़ीर कहते हैं नहीं बताया है उनको, मियाँ साहब से डिस्कस किया। मैंने कहा यार कोई ख़बर नहीं आई कि उनको आपने कोई प्रेजेंटेशन दी उनको कि ये करने जा रहे हैं आप मुल्क में? एक ने कहा कि यार हमारा ख्याल है। मैंने कहा नहीं ख्याल नहीं, आप ज़रा कन्फर्म बताएं कि नवाज शरीफ साहब को प्रेजेंटेशन दी है कि भाई आपकी पार्टी ये बजट देने जा रही है? कुछ तो कहना था दी होगी, नहीं दी होगी, क्या होगा? मियाँ साहब को बताया ही नहीं क्या है उनको, मतलब अल्लाह जानता है बेहतर। और उसके नतीजे में अब कहीं से, अच्छा आप ज़रा तसव्वुर, मैनेजमेंट क्यों कहता हूँ, ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। मैंने कल भी मिसाल दी थी ना कि दो पार्टीज़ में, दो फ्री कैन में एक माहिदा हुआ कि भाई मैंने एक इमारत बनानी है और मैं ज़बरदस्त इमारत बनाऊँगा, आपके सारे नखरे बर्दाश्त करूँगा, इधर 45-47 के पेंट वेंट मारूँगा सारे। आपने उसमें, ये मेरा काम है, आपने उसमें ये तय किया हुआ है कि आप डॉक्टर्स को लाएंगे, अच्छे उसको तरीके से हैंडल करेंगे, हॉस्पिटल, इमारत बन गई उधर वाला। अब आप तसव्वुर करें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो और यूसुफ रज़ा गिलानी हो या राजा परवेज़ अशरफ हो और आसिफ अली जरदारी सदर हो, पहला दौर। अब तसव्वुर करें कि ये ईवान नुमाइंदगान में ये करारदाद मंजूर हो। पॉसिबल है? पॉसिबल है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, उनकी अपनी हुकूमत हो, कोई भी 90 की, रियाई की, या इवन 2014 के बाद वाली, और ऐसी करारदाद एक मंजूर हो जाए और आपको पता ही ना हो कि वहाँ पर यार कुछ करना है हमने, सवा इसके के कुसें बैठ के। और भाई लॉबीज फर्म्स हायर करते हैं, पीपल्स पार्टी की भी थी, इनकी भी थी, सबकी होती हैं। तो आपने काउंटर में किए कुछ नहीं पॉलिटिकल। ये ज़हन में रखें, ये पाकिस्तान पे नहीं है, ये पाकिस्तान पे नहीं है, ये इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाए हैं उन्होंने, क्योंकि आप बाहर से बुलाते हैं लोग, तो उन्होंने उठाए हैं और आप सीधा सा जवाब देते हैं कि भाई हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल्स वगैरह बने हुए, इतना ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आपने तो किया कुछ भी नहीं वहाँ पे, आपको पता ही नहीं, और बाई पार्टीजन है। यानी मैं हैरान हूँ, क्योंकि हमें पता, हम जैसे जिनकी कोई हैसियत नहीं है, हमें पता था कि वहाँ पे मुँह मोरी में बार बार के, मैंने कहा शायद ये हमारी बात कहीं सुनी जा रही है निकाह करने में कि यार वहाँ पे मूवमेंट हो रही है, तो इनको पता ही नहीं। मैं हैरान कौन बात है मेरे लिए। फिर ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो राय आई, ऐसा इनको पता ही नहीं। आज ओन चौधरी साहब जवाब दे रहे हैं, वो भाई आप जुल्फ़ी बुखारी साहब को, आप जुल्फ़ी बुखारी साहब एक साथ रहे हैं, मैं तो दोनों शख्सियात से एक साथ मिलता रहा हूँ, तो आप 2016 में साथ थे, क्या था भाई? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप इस अरेंजमेंट का हिस्सा हैं सारे। ओन चौधरी साहब का खाली जिक्र नहीं कर रहा। और ये तो एक पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल, खुदा ना खासा पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान, हाँ एक नाम पाकिस्तान का डिस्कस हो रहा है जो अजीब सी एक वो है, और मैंने कहा ना कि ओनरशिप कोई नहीं ले रहा, ये भी दूसरे करके दें भाई। वहाँ जाकर मतलब जो यहाँ की है, इनको अरेंजमेंट आगे पीछे किसी को सर पे नहीं पता, उस तरह वो जाके अक़वाम मुत्तहिदा में भी करवाएं, उधर भी करवाएं, बजट भी निपटाएं, ये भी निपटाएं, सारा निपटाएं, और ये जो है वही कुछ नहीं, बैठे हुए सारे। तो बात ये है कि ये तो इस तरह तो नहीं चलेगा, चल भी नहीं रहा। लेकिन एक लेवल पे जाके फिर आप कहते हैं ना यार ठीक है भाई, आप मतलब है कि रियासत के इश्यूज़ बड़े संगीन हैं, आपकी सिक्योरिटी का क्राइसिस है आपके, और ये सोशल अनरेस्ट इस महीने के आखिर में जो, मैं तो आज सुबह सुबह उठ के मेरे प्यारा काम, ये कितने यूनिट खर्च हो रहे हैं रोज़ के, आगे पीछे गिनो, कम तो नहीं ज़्यादा तो नहीं, एक यूनिट पता नहीं कितने का आएगा, कितना उसको सरचार्ज होगा, क्या होगा खुदा जाने। तो वो बहरहाल अब एक बहुत अजीब सा, और जो तहरीक इंसाफ की मैं बात बताऊँ, ये इनका तो
इनके तो जो रहनुमा है ना, मुख्तलिफ जो भी शख्सियात हैं, भारी भरकम शख्सियात हैं, बड़ी एक दिलचस्प चीज़ नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ को अगर कंपेयर करें ना मुस्लिम लीग नून के साथ। ब्रॉडली मेरा तज्जिया गलत भी हो सकता है, तो इनके यहाँ जैसे कभी इख्तलाफ पैदा हो जाता है, जावेद लतीफ़ साहब का कोई इख्तलाफ हो गया किसी के साथ, या कोई किसी के साथ किसी का भी हो गया इख्तलाफ, ख्वाजा आसिफ साहब का जैसे चौधरी निसार साहब के साथ था, या और कोई इख्तलाफ होता है, तो कारकुन इनके जो है ना ज़रा फिर खामोश। ये तहरीक इंसाफ में एक अजब चक्कर है, उनके अंदर कोई भी उल्टी सीधी हरकत कर रहा हो ना, उनका रहनुमा, उनके जो कारकुन हैं वो इतने तेज़ हैं, तेज़ का जाए या ज़हीन का जो भी, उसको पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। और इतना एक कहना चाहिए ना कि इनको भगा देते हैं चाहे सोशल मीडिया के थ्रू भगाएं, चाहे जैसे उसको लिटरली उसको भगा उसको मतलब एक किनारे तक पहुंचा के आते हैं। अगर कोई दरमियान में कोई बड़ा कोई मतलब कोई तस्बीह लेके टोपी पहन के ऐसे आ जाए ना कि मैं तो देखें जी खान साहब का खास हो, ये जो वो उनके अंदर एक अजीब किस्म की जो है ना एक वो इंस्टिंक्ट पैदा हो गई, कहते हैं ये 2 नंबर है। अच्छा मैं चुप कर सोच रहा हूँ कि यार ये क्या है, इसके साथ क्या होता है। थोड़े दिनों में वही वो कार के उसको भूस निकाल के उसको भगा देते हैं, कोई भी हो, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाह रहा। और ये पिछले काफ़ी अरसे से ये मैं देख रहा हूँ कि ये हो रहा है सिलसिला। तो वो जो है ना मैं किसी को ना मतलब मैं नाम ले रहा हूँ किसी का, नामे को बात करूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ ओवरऑल जो है ना वो कारकुन इनका जो है ना वो इतना उसमें उसके इतना वो एक शऊर कहा जाए जो भी कहा जाए वो उसको वो पकड़ लेता है। ये नहीं है ये खान साहब के साथ इसने गड़बड़ की होगी, इसने ठीक किया होगा, इसने ऐसे किया होगा, इसने किया होगा, ये मार करके उसको उसके पीछे पूरी फौज लगती है उसको घर तक पहुंचा के जो है ना टोटल। तो बहरहाल ये है कि इश्यूज़ तो सियासत नहीं है इस वक्त, इश्यूज़ तो ये है कि सिक्योरिटी और ये जो सोशल अनरेस्ट पैदा नहीं होना चाहिए, और ये जो अरेंजमेंट है ये कुछ करे। ये तो देखें जो किया है इतने अरसे में, अगला आगे भी ऐसे ही होगा। मतलब आज भी इतलात आ रही हैं मज़ीद काबीना बढ़ाने की तैयारियां, मज़ीद मुशीरान हलफ लेंगे, ये मज़ीद मतलब ये हल नहीं है, ये हल नहीं है, बिल्कुल भी हल नहीं है। और इसलिए तरक्याती मंसूबे दे दिए ताकि मीशत तेज़ हो। मतलब मैं कोई इस पर कमेंट्स नहीं देना चाह रहा। अब आप सोचें, ज़रा तसव्वुर करें कि यहाँ पे इतनी लाइट्स दिन के वक्त जल रही होती हैं सरकारी इमारतों पे ना, इस्लामाबाद में कई दफ़ा देखा है। तो मैं सोचता हूँ कि ये लाइट्स भी नहीं बंद करते, और ये अगर एक ये पूरी बिल्डिंग में 2 रोज़ पहले मैं देखो सारी लाइट्स ऑन थी। मैंने कहा ये कितने घरों की बिजली जो है यहाँ से बिल जो है इनका लोगों का कितने घरों का, अगर इस वक्त कोई आके ये जो सड़कों पे लाइट्स जल रही हैं और जो बिल्डिंग के अंदर लाइट्स ये बंद करना भूल जाते हैं, और एक एक कमरे में मतलब एक हॉल है तो उसमें 12 AC 12 14 ACs लगे हुए हैं, अजीब। और इस मौसम में भी शेरवानियाँ पहनी हुई हैं गर्म, और मतलब अजीब, मतलब मैं क्या कमेंट्स दूँ। अच्छा अब इशू ये है कि वो मतलब ये नहीं मैं शेरवानी के बारे में कोई बात कर रहा हूँ, मैं मतलब वैसे सूट पहने हुए हैं, टाइयाँ गर्म, क्योंकि इतने AC चल रहे हैं कि आप कहेंगे यार ये तो थोड़ा सा भी थोड़ा इनको इशू ही नहीं है बिल का ना कोई, मतलब 12। अच्छा अब ये है कि ये सब इससे सबसे मुराद ये कि सफारती पॉलिसी, सबसे मुराद ये है कि सफारती पॉलिसी की एक तरह से ये बड़ी अजीब सी, असल में इंटरेस्ट नहीं है कोई ना, कि मतलब है कि कैसे करारदाद हो गई तो वो जी साजिश है, वो जी ये है। भाई आप एक सेटअप का हिस्सा हैं, आप प्रोएक्टिव हों, वहाँ पे देखें, जाके लोगों से बात करें। वहाँ पे अमेरिका में, चाइना में, सऊदी अरेबिया, कतर, हर थोड़े दिनों के बाद एक वो दौरा करेगा तो वो आ गया तो ये हो गया, ऐसे ऐसे नहीं होते मामलात। तो ये है कि इनको अब तो खैर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अब जाहिर है कि जो भी है वो तो अब तो बजट भी आ गया, उससे पहले बड़े इम्कान थे हमें कि सरमायाकारी और ये सारे कुछ मामला तय होंगे। अब ये उधार कर्जा लेंगे, फिर कर्जे के बाद पता नहीं क्या होगा, फिर वो बात चलेगी, फिर वो 12। तो लेकिन ये है कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, ये ज़हन में रखें। ये सियासी इश्यूज़ हैं और इसको सियासी एंगल से ही देखना चाहिए।
अच्छा, और इसमें लोग इसमें इसको ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। बड़ी बदकिस्मती ये है कि कोई ओनरशिप, जैसे मियाँ साहब को कह रहे हैं कि हमने दिखाया ही नहीं बजट। वही मैं कह रहा था ना इतने दिनों से कि मियाँ साहब ये बजट नहीं करते, तो अब इनके लोग कह रहे हैं कि शायद दिखाया है, मगर मेजॉरिटी का इनका कहना ये है कि शायद ये मियाँ साहब से डिस्कस ही इन्होंने नहीं किया। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि बजट उनको उनकी पूरी प्रेजेंटेशन तो देते जाके कि वैसे ये बजट है। वो मियाँ नवाज शरीफ कोई भाई वज़ीर आज़म रहे मुल्क के, दो चार बात उनको, और वो भी उनको भी मईशत का पता है, तो वो बता के ये ना करो यार, ऐसे करो, यहाँ से करो, ऐसे करो, वो कुछ मतलब दो चार फ़ोन कॉलिंग घुमाते अंदर बाहर, तो मामलात को बेहतर करते हैं। लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हुई। और ये आगे भी इसका कोई मतलब कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या कोई चीज़ होती है ना, होगा तो मतलब कुर्बानी देनी पड़ेगी आवाम को, और देखा जाएगा, और चंद साल, और ये वही रवायती बातें। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इतने अहम फैसलों का, इस कदर अहम फैसलों का की ये घड़ियाँ हैं, जो मैं बार बार ही कह रहा हूँ, क्योंकि देखें पहली बात तो ये है, अगर अहम तरीन तो और भी हम वाक़यात हैं। तकरीबन तय हो गया है कि जंगबंदी होने जा रही है गज़ा में एक बदतरीन जाहिरियत के बाद, और जो उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है इसराइल की, उसने कमिटमेंट दे दी है अमेरिकन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को कि हम इसको ख़त्म करेंगे। अब तो यहाँ तक दे दी है कि हमास अपनी जगह रहे बरसर इक़्तिदार, तो भी हम इसको ख़त्म करेंगे। मतलब अब तो एक नई बात, पहले तो था ना हमास के बगैर होगा, अब उन्होंने कह दिया हमास के साथ भी हमें मंजूर है। ये एक नई खप है। जो आज न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है कि उन्होंने ये कहा है, जो उनके जर्नल्स ने, कि वांट ट्रस्ट इन गज़ा। जो फर्स्ट स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो वो ये कहते हैं कि हमास की मौजूदगी में भी हमें जंगबंदी कबूल है। पहली स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो, Israel's military leadership wants a ceasefire with Hamas in case a bigger war breaks out, Lebanon's security official said. It has also concluded. अच्छा, यानी अब जो है वो हमास की मौजूदगी में भी जो है वो उनको ये मंजूर है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब इशू ये है कि नेतन्याहू जो हैं वो ये कह रहे हैं, उन्होंने बकौल ये भी जो गैलेंट गए थे और वहाँ सारी बात हुई थी। अब इनकी एक पूरी मिलिट्री की हाई कमान है, और मतलब उसमें बहुत सारे जनरल्स हैं, और उसको जो है वो उसमें ये तय हुआ है कि जो मतलब हिजबुल्लाह के साथ जो है वो मामला साथी तय पा जाएंगे, जैसे इधर, और हिजबुल्लाह ने उधर रिस्ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको साथ ही जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, उन्होंने कल ब्रुकिंग्स में एक ख़िताब किया है। ख़िताब से मुराद इंटरेक्ट की है, Q&A, और उसका जो मतन है वो US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की तरफ से जारी हुआ है। सेकंड स्लाइड। अच्छा, उसका जो उनकी जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू में एक जुमला जो है ना, एक जुमला उनका पकड़ लिया सबने, सारे दुनिया के मीडिया ने एक जुमला उनका पकड़ लिया, और वो ये है, Israel has effectively lost sovereignty in the northern quadrant of the country because people don't feel safe to go their homes। यानी इसराइल जो है वो अपने मुल्क के शुमाली 1/4 हिस्से के ऊपर अपना कंट्रोल खो बैठा है, ठीक है, यानी हिजबुल्लाह। अच्छा, इसको अब जनाब यरूशलेम पोस्ट ने उठाया। सबसे पहले तो तीसरी स्लाइड, यानी एक ही जुमला है ना काम का, ये जो है यहाँ जाके हिजबुल्लाह और इसराइल का मीडिया एक हो गया है। यरूशलेम पोस्ट ने थर्ड स्लाइड, इजरायली इफेक्टिवली लॉस सॉवरेनिटी नॉट ड्यू टू हिजबुल्लाह, ये देखें, ये इसराइल। और फिर आप अल मनार देखें जो कि 16वीं स्लाइड है, और जो कि हिजबुल्लाह का मीडिया है। ब्लिंकन, इसराइल लॉस सॉवरेनिटी नॉट ड्यू टू हिजबुल्लाह। चलें जी, अब यानी एक जगह पे सब इकट्ठे हो गए कि एक जुमला उठाया, और ब्लिंकन साहब के इस जुमले को लेके कि 1/4 हिस्सा शुमाल का वो इसराइल की वहाँ पे रेट ख़त्म हो गई है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, अभी जंग नहीं शुरू हुई प्रॉपर, अभी तो ये झड़पें चल रही हैं ना।
और इनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये वहाँ पे कहकर आ गई। अच्छा, नेतन्याहू साहब ने क्या कमाल किया है, ये मतलब अब चल रही हैं सारी बातें ना कि इसको क्या शक्ल दी जाए। नेतन्याहू साहब ये कह रहे हैं कि फ़ौज कह रही है कि हमें हमास के साथ भी, लेकिन ये कि वहाँ पे एक उन्होंने वो फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी है कि उन्होंने बबल्स बनाने की बात की, तो साथ ही वो कह रहे हैं फैंटेसी स्टोरी है कि छोटे छोटे बबल होंगे, वो 3-4 बबल्स वहाँ पे, बबल से मुराद ये है कि ऊपर वहाँ पर जो है वो हमास नहीं होगी और वहाँ पे बबल रखे जाएंगे, और वो फैंटेसी स्टोरी उसको जो है ना वो मतलब ऐसे ही ये उन्होंने आइडिया दिया, मगर वो उसको किसी ने सीरियस नहीं लिया, फैंटेसी स्टोरी। असल बात ये है कि वो हमास की प्रेजेंस में, ये बहुत ही अजीब बात है। नेतन्याहू जो है वो कह रहे हैं कि मुझे किसी तरह से अब, पहले तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को नहीं मान रहे थे ना, सबको ही बुरा भला कह रहे थे। ये बबल्स की एक तस्वीर फाइनेंशियल टाइम्स ने, ये जो ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं ना डॉट्स, तो ये जो हैं ये कह रहे हैं कि बबल्स यहाँ पे रखे जाएंगे, और बहरहाल ये फैंटेसी, ये इस पर कोई बात नहीं चलेगी आगे। असल जो बात है, शहादतें अभी भी हो रही हैं अभी भी, लेकिन जो पस मंज़र में है वो ये है कि अब ये सीज़ फायर की तरफ जा रहा है मामला। यूएई, सऊदी अरेबिया, आखिर में सऊदी अरेबिया तो ज़ाहिर ऊपर जो दिन भी बात हुई थी, इजिप्ट, बाकी मुल्कों की, अरब मुल्कों की फ़ौजें, जॉर्डन, ये वो सारे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी एंटर होगी। अमेरिका दूर से बैठ के देखेगा, यानी नज़र रखेगा, और साथ ही टर्की और रशिया भी होंगे, जामिन वही हैं दोनों, ठीक है। और चाइना भी कहीं होगा, चाइना ज़ाहिर है कि वहाँ पर ये फ़तह और इनके मुज़ाकरात आपस में हुए हैं। अच्छा, अब इसमें जो नेतन्याहू है वो इस बात पे राज़ी हो गए हैं कि किसी तरह से महमूद अब्बास की फ़लस्तीनी अथॉरिटी को रोक दे दिया जाए तो मुझे मंजूर है, हमास नहीं, कोई फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन ये है कि वो महमूद अब्बास खुद भी शायद इंटरेस्टेड हैं थोड़ा सा, कुछ अरब ममालिक भी इंटरेस्टेड है, लेकिन उससे ज़्यादा वो इंटरेस्टेड, क्योंकि मगरबी किनारा निकल गया ना हाथ से, तो वो बात नहीं बन रही, ठीक है। मरवान बरगोती के ऊपर मामला जो है वो हमास की तरफ से बात हो रही है, उनके अपने इशू, तो वो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से बात उसी से होती है जो लड़ रहा होता है। और जो फैसले, जो जंगे मैदानों में जीती जाती हैं वो फिर मेज़ों पे हारी नहीं जाती, टेबल्स पे तो नहीं हारी जाती ना, मैदानों की जंग जो जीती जाती है जंग, तो उस तरफ से भी बड़े हार्ड डिमांड्स हैं, इधर से भी हार्ड डिमांड्स हैं। अच्छा, अब इसी के साथ जो है वो आज जनाब शहबाज शरीफ साहब पहुँचे आस्ताना, और काज़ाकिस्तान में शुरू हो गई शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइज SCO का इजलास शुरू हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट। शंघाई 5 से शुरू हुआ था ये 90s में, 95-96 में जब सोवियत यूनियन टूटा है, तो उस वक्त ये था चाइना को, रशिया को, कि ये चाइना को ख़ास तौर पे कि ये जो सोवियत स्टेट्स हैं ये दरमियान में काज़ाकिस्तान और उनके बॉर्डर्स पे इशू ना खड़े हों, तो उस वक्त ये शंघाई 5 के नाम से बना था। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि ये बहुत बड़ा फोरम बनता चला गया, पाकिस्तान और इंडिया फिर 2017 में इसमें गए, और ईरान शामिल हुआ, बाकी मतलब बेलारूस भी शामिल, अब बेलारूस की भी नुमाइंदगी है वहाँ पे। तो प्रीमियर शी जो हैं वो पहुँच गए वहाँ पे, और पुतिन भी गालिबन पहुँचेंगे, और ये दोनों की 40 से ज़्यादा मुलाकातें हो चुकी हैं, शी जिनपिंग की और प्रेसिडेंट पुतिन की, और ये 16 मई के बाद दूसरी इनकी मीटिंग होगी, जो अभी चंद दिनों में इनकी मीटिंग हो रही है। तो अब ये इतनी बड़ी तब्दीलियाँ हैं, ठीक है। तो आप वक्फा लें, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये पाकिस्तान में जो एकदम लेथार्जिक सा माहौल हो गया है कि भाई मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, दूसरी करो, तीसरी करो, चौथी करो, तो इसका कैसे ये, और इसमें पब्लिक भी तो स्टेक होल्डर है, और ये जब आप अपना जो सफारती लेवल पे मामला तब ये ठीक करें किसी तरह से, पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान का नाम चूँकि आ रहा है हर जगह, तो इसलिए ये मतलब ये मुनासिब नहीं है कि पाकिस्तान के, और ये अपनी लॉबी करें वहाँ जाके, इनके तो सरकारी वसाइल हैं सारे, सरकारी वसाइल क्या, पब्लिक का पैसा है, उसी से कर दें। लेकिन ये है कि वो साजिश हो गई तो वो साजिश हो गई, ये इस अरेंजमेंट का साइफर है। 4 साल पहले जो पिछली हुकूमत थी, पिछली, उनका कहना यह था कि अमेरिका ने साजिश की है, अब इनका कहना यह है कि अमेरिका ने साजिश की है। ठीक जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। तो हर वक्त अमेरिका को काम धंधा नहीं है साजिश करने के तो आप वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में इस बजट की वजह से हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस बजट को ऑन ही नहीं कर रहे। मतलब ये जो बजट है इसको आप देखें ना, इसके ऊपर कोई मतलब है कि ये कैसे इस बजट के ऊपर खराजात कम कर देते थोड़े से, तो शायद इसके ऊपर बात बन जाती। और जो मैंने कहा कि ताजिकिस्तान में SCO की समिट हो रही है और ये शंघाई 5, तो प्रीमियर शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन ताजिकिस्तान, और उसके बाद जो चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग हैं वो उसके बाद फिर काजाकिस्तान जाएंगे, वहाँ से उनकी वापसी होगी। लेकिन जो मॉस्को में आज एक बड़ी, मॉस्को के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और एक तो ये है कि वो वॉर ख़त्म हो रही है। अब वो वॉर यानी अब वो अपने हतमी मरहल पे आखिर में ये जितनी शहादतें इन्होंने करनी है, जो स्ट्राइक्स करनी है, जो ये वो उधर इनकी बात चल रही है। और ये पोस्ट गज़ा जेनोसाइड प्लान अब हो रहा है कि वहाँ पे किस तरह से अब दोबारा से अरसर रहना हो, और उसमें UAE, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बाकी दुनिया के, और यकीनन डेफिनेटली उसमें मगरबी ममालिक भी आएंगे। मैं ये बात कर रहा था कि जो सबसे करीबी यूरोप में उनके दोस्त हैं प्रेसिडेंट पुतिन के, वो जनाब आज पहली दफ़ा वो पहुँचे हैं, मतलब उनकी आमद हुई है यूक्रेन में, और विक्टर ऑर्बन, और वो हंगरी के हैं। वो जो है वो यानी हंगरी जो है वो सबसे करीबी साथी है प्रेसिडेंट पुतिन का यूरोप में, अगर आप बेलारूस को शामिल करें तो उसके बाद। लेकिन यह है कि वो इन्होंने कभी जो है वो सैंक्शंस की हमायत नहीं की, इन्होंने कभी जो है वो मतलब हर तरह से आप समझें कि यूरोप में वो कहते हैं ना कि पुतिन के सबसे, वो आज पहुँचे हैं ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए यूक्रेन, पहली दफ़ा 2022 की जंग के। और वहाँ उन्होंने सीज़ फायर प्लान रखा है कि भाई अब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मतलब ज़ाहिर है कि आप सीज़ फायर करें, और ये जंग जो है ये चाइना ने पहले बात की, अरब मुल्कों ने बात की, बाकी मुल्क बात कर रहे हैं, तो आप जंग बंदी का पैगाम लेके ये पहुँचें। इस हफ्ते चूँकि इजलास होना है वहाँ पे नेटो का, जुलाई के फर्स्ट मेरे ख्याल से 10-11 तारीख को वाशिंगटन में, तो उससे पहले ये मुलाकात अहम है। दूसरी जो है वो ये है कि अब ये अगले चंद रोज़ देखें, जो 4 जुलाई को इलेक्शन हो रहा है लेबर पार्टी का, लेबर ऋषि सुनाक शायद 14 साल बाद हार जाएं, जो उनकी कंजर्वेटिव पार्टी है वो लेबर के सामने हार जाए, और जो लेबर है वो बड़े रिफॉर्म्स के साथ और बड़े प्लानिंग के साथ, और वो ये संभल नहीं पाए। पिछले 3 सालों की जो गवर्नमेंट्स हैं ना, ये नहीं संभल पाई। मतलब बोरिस जॉनसन, उससे पहले टेरी में वो ब्रेक्सिट के चक्कर में, और फिर उसके बाद उससे पहले डेविड कैमरॉन ज़रा थोड़े से स्टेबिलिटी लेकर आ गए थे, लेकिन वो चीज़ चल नहीं पाया पूरा जो 14 साल का सिलसिला है ना, और लिज ट्रस और ये सब। एनीवे, तो अब ये है कि वहाँ पर ये इलेक्शन है, और इसमें ये 4 तारीख को इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहाँ फ्रांस में जो है वो मैक्रों, चूँकि उनकी पार्टी 3rd नंबर पे आई है इस इलेक्शन में, तो दूसरे मरहले के लिए अब देखें अच्छा ये जो लेबर है ना, लेबर पार्टी, ये रेड है, इसका कलर रेड है। लेबर जो है ना, इनकलाब फ्रांस से रेड कलर का लेबर, इनका जो कलर है वो रेड है। और जो सामने कंजर्वेटिव्स हैं वो वैसे तो पूरे बरतानिया का परचम, लेकिन ब्लू कलर उनका ब्लू है। अच्छा, तो अब ये है कि ये मतलब इनकी बड़ी पुरानी, और वो पुरानी पार्टी है जो यानी कंजर्वेटिव पुरानी पार्टी है। कंजर्वेटिव वो टोरी पार्टी एक होती थी, उसमें से वो कहते हैं निकल के कंजर्वेटिव, बहुत से लोग अभी भी टोरी कहते हैं उन्हें, लेकिन 12 कंजर्वेटिव। तो वो जो है लेबर अभी बनी पिछली सदी में, उसके पहले साल में 1900 में। तो ये अब कंजर्वेटिव जाएंगे और लेबर के चांसेस ज़्यादा हैं। लेबर आने से एक लोगों में महंगाई और बाकी इश्यूज, और वहाँ पे जो क्राइसिस चल रहा है, और वो ब्रेग्जिट में जाना चाहते हैं वहाँ पे, मतलब एक लोगों को उम्मीद है कि ये। लेकिन जो आज CNN ने एक स्टोरी लिखी है बरतानिया में जो पिछले 14 साल में हुआ है, वो बड़ी अजीब, उसका टाइटल भी अजीब है, और वो ये है कि ब्रिटेन इज़ ब्रोकन, कैन एनीवन फिक्स इट। तो ब्रिटेन के हालात बड़े ख़राब हुए हैं। ब्रेक्सिट का फ़ैसला, ये अनसर्टेनिटी, फिर कायद चेंज हो रहे हैं इनके प्राइम मिनिस्टर, तो कैन फिक्स इट डेफिनेटली। मतलब ब्रिटेन में एक बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, तो वहाँ पर क़यादत स्ट्रॉन्ग आती है,
और वो एक मजबूत फैसले करती है तो डेफिनेटली वहाँ पे बेहतरी आएगी। लेकिन साथ ही फ्रांस में जो है वो अजीब मामला हो रहा है कि वहाँ पर 1944 के बाद पहली दफ़ा राइट विंग, अच्छा राइट विंग जो है अब यानी मैक्रोन है सेंटर में, अगर आप नंबर देखें ना उनके, तो मैक्रोन जो दरमियान में सेंट्रिस्ट पार्टी है वो तीसरे नंबर पे आ गई है मैक्रोन की। उन्होंने एक तरह से गैम्बल किया था ना कि मैं वो EU के रिजल्ट के बाद वो गैम्बल गड़बड़ हो गई, तो वो तीसरे नंबर पे, एक तरफ एक्सट्रीम राइट है एक तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट है, यानी दो मुखालिफ कैंप जो हैं वो पहले दूसरे नंबर पे हैं, ये तीसरे पे आ गए दरमियान में। अब जो लेफ्ट की पार्टी है वो अपने उम्मीदवारों को पीछे कर रही है कि किसी तरह वो राइट जो दायां बाजू है उसके रोका जाए। तो वो अब मुझे नहीं पता कि 285 सीटें वो ले पाती हैं कि नहीं, लेकिन वही कह रही हैं उनकी जो जुली पेन है वो कह रही हैं कि जी हम कम भी मिला, हमें सीट्स 285 से कम भी मिली तो हम अलायंस बना के और गवर्नमेंट ले लेंगे। तो अब ये जो सारी गवर्नमेंट साथ ईरान की तो क़यादत जो भी आती है तो वो ओवरऑल पॉलिसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो, और मुझे नहीं पता ईरान की तरफ से कौन गया SCO में, मेरे ख्याल से उनके कोई मिनिस्टर कोई ना कोई डेफिनेटली होंगे, लेकिन इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गए बल्कि उनके जयशंकर गए ताजिकिस्तान में, और वहाँ पर जो है वो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर शायद मॉस्को जा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि शायद शी जिनपिंग से ना मुलाकात हो, वहाँ पे वो होंगे। तो और शंघाई तो बिल्कुल ही वो है ही, नाम ही शंघाई है उसका। अब इंडिया गया क्यों था 2017 में, देखे ना, ब्रिक्स तो फिर भी चले ब्रिक्स है भाई, ये तो है ही शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिया इसमें है। अब कितनी अजीब सी बात है, इसका नाम ये तो ख़ास और ख़ास चाइना के नाम के ऊपर ही है ना। तो वो, लेकिन वहाँ जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वहाँ पे हैं, हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, बाकी लोग गए हुए हैं। तो ये है कि अब इतनी तब्दीलियाँ आ रही हैं हर मुल्क में। जो इस वक्त बात हो रही है वो ये हो रही है अपने अवाम की बात, जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, सच्चा झूठा गलत जो भी है, लोग अपने पब्लिक से कनेक्ट हो रहे हैं कि यार लोगों से कनेक्ट हों, इनके सोशल अनरेस्ट ना पैदा हो, तब्दीली आए किसी तरह। बरतानिया में कोई तब्दीली आए, फ्रांस में कोई, मतलब मुझे नहीं पता क्या राइट विंग आने के बाद क्या हालात बनते हैं, लेकिन उनका एक वोट बैंक तो है ना, मतलब एक्साइटमेंट तो है ना कि कोई। इसी तरह अमेरिका में आप देखें भाई जो भी है, मतलब एक वहाँ पर रौला रप्पा पड़ा हुआ है कि भाई बाइडन होंगे, कौन होगा, क्या होगा, लेकिन यह है कि कोई एक्टिविटी तो है ना पॉलिटिकल। यहाँ तो बिल्कुल आप देखें कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल कोई ना बात करने को तैयार है, कोई आपकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बताने को तैयार है, ना कोई इकॉनमी बताने को तैयार है कि साल 2 साल 3 साल में क्या करना है, ना कोई, मतलब कोई भी नहीं। सुबह से लेकर शाम तक जो है वो एक गालियाँ आ रही होती हैं या ख़बरें आ रही होती हैं, मुख्तलिफ़ ख़राब ख़बरें महंगाई के हवाले से, और ये है कि उसके ऊपर कोई, लेकिन ये मैंने आपसे कहा ना सिस्टम अरेंजमेंट में इसकी ओनरशिप नहीं है किसी के पास, ठीक है ना, ओनरशिप नहीं है किसी के पास, और डिसकनेक्ट है पब्लिक के साथ। तो देखें ये अब किस तरह से चलता है। लेकिन यह है कि मेरा ख्याल है कि देखें मोहम्मद खान जुनी जो बड़े ज़बरदस्त वज़ीर आज़म थे, जो लोग उनको जानते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मुज़ाहरे वगैरह हुए थे तो उस दौर में बहुत थोड़ा सा लोगों ने एहतजाज किया था, लेकिन बजट उन्होंने रिव्यू कर लिया था। तो ये भी थोड़ा सा अगर उसको देख लेते कि लोगों की राय जान लेते या कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते पहले, या ये बता देते कि जो हम पेश कर रहे हैं और जो मंजूर कर रहे हैं उसमें 200 अरब के नए टैक्सेस लगा दिए हमने, तो ये थोड़ी सी मेहरबानी होती है। और क्या नवाज शरीफ साहब को बताया है या नहीं बताया इस बजट के बारे में, या नवाज शरीफ साहब ने पूछा ही नहीं, तो ये तो बात बड़ी अजीब सी है। क्योंकि अच्छा उनके वो कहते हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने बता दिया होगा, यार क्या कमाल कर, तो बता दिया होगा, आप मुझे बताओ ना, ये मियाँ साहब को प्रेजेंटेशन दी उनकी, तो इनके लोगों को नहीं पता। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।